नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हालावाद की विशेषताएं। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हालावाद की अगर बात करें तो इसका समयकाल जो माना जाता है 1933 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का समयकाल हालावाद के अंतर्गत माना जाता है। अब इसके शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो हाला का शाब्दिक अर्थ क्या है? मदिरा, सोम या शराब आदि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चन जी ने अपनी हालावादी कविताओं में इसे गंगाजल, हिमजल, प्रियतम, सुख का अभिराम स्थल, जीवन के कठोर सत्य, क्षण भंगुरता आदि अनेक प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। बच्चन यहाँ पर कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, क्योंकि उनका नाम यहाँ विशेष रूप से हालावाद के साथ जुड़ा हुआ है। हालावाद हिंदी शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखें तो साहित्य विशेषतः काव्य की वह प्रवृत्ति या धारा जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण्य विषय मानकर काव्य रचना हुई हो, उसे क्या कहते हैं? हालावाद कहा जाता है। साहित्य की इस धारा का आधार कौन है? उमर खय्याम की रुबाइयाँ इस साहित्य धारा का मूल आधार है। हालावादी काव्य का संबंध ईरानी साहित्य से है, जिसका भारत में आगमन अनुदित साहित्य के माध्यम से हुआ है। यानी ईरानी भाषा में जो साहित्य लिखा हुआ था उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है, और हालावादी काव्य इसी ईरानी साहित्य से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है? समय काल कौन सा है, हाला का शाब्दिक अर्थ क्या है, और बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका नाम इस काव्यधारा से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, उन्होंने किन रूपों में इसका प्रयोग किया है या किस प्रतीकों के रूप में इसका प्रयोग किया है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार हालावाद क्या है, तथा इसके साथ साथ इस साहित्य धारा का आधार क्या है, वो कौन है? उमर खय्याम की जो रुबाइयाँ हैं वो इसका आधार है, और ये ईरानी साहित्य से प्रभावित साहित्य माना जाता है। अब बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता को व्यक्ति कविता कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार व्यक्ति कविता छायावाद की अनुजा है और प्रगतिवाद की अग्रजा, यानी छायावाद के बाद छोटी है और प्रगतिवाद से क्या है? बड़ी है। बात वही हो गई कि छायावाद के बाद का समय और प्रगतिवाद से पहले का समय। जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। ये व्यक्ति कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी दक्षिण और वाम पक्षीय विचारधाराओं के बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? इसे व्यक्तिक कविता कहा है, यानी व्यक्ति की। और जो प्रगतिवाद की हम बात कर रहे हैं वो भी तो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इस नवीन काव्यधारा को व्यक्तिक कविता या हालावाद या नव्य स्वच्छंदतावाद या उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य आदि उपमानों से भी सुसज्जित किया गया है, अभिहित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है। यानी उत्तर छायावाद का समयकाल कौन सा है? ये हालावाद का समयकाल है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने छायावाद का दूसरा उन्मेष माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति और प्रयोगवाद का पूर्वाभास, यानी इन दोनों से पहले का आभास कहा है। मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। किसके लिए कहा है? मधुशाला। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। ये किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। हालावादी काव्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता से भी नवाजा है या कहा है? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये वो पंक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हालावाद के प्रति किसके क्या विचार हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने इसे व्यक्ति कविता कहा है, और उसके बाद इसे अलग अलग छंदों से अभिहित किया गया है या नवाजा गया है। इसके बाद बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति और प्रयोगवाद का पूर्वाभास माना है। किसने? डॉक्टर बच्चन ने।
उसके बाद मधुशाला की मादकता अक्षय है, किसने माना है? सुमित्रा नंदन पंत ने माना है। इसी प्रकार पंत की अन्य यहाँ पर जो विचार हैं वो भी शामिल किए गए हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से क्या मानते हैं? मस्ती उमंग और उल्लास की कविता उन्होंने हालावाद को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर छायावाद या छायावादोत्तर काव्य को क्या कहा है? स्वच्छंद काव्य धारा। यानी जो हालावादी छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का जो समयकाल है उसे स्वच्छंद काव्य धारा कहा है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रचलन बच्चन की कविता थी मधुशाला, इसी से माना जाता है। हालावाद नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को इसका श्रेय जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये नामकरण किसने किया है? हालावाद की पहली कविता कौन सी है? मधुशाला किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की। और ये नामकरण किसने किया है? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने हालावाद का नामकरण किया है। अब अगर इसके प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो 4 कवि हैं जो इसके प्रमुख कवि माने गए हैं या इसके आधार में स्वीकार किए गए हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन का आएगा, दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा, तीसरे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल और चौथे कौन से हैं? नरेंद्र शर्मा इसके काव्यधारा के प्रमुख कवि स्वीकार किए गए हैं। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं या मुख्य प्रवृत्तियां, तो इसमें अनेक काव्यगत विशेषताएं शामिल हैं। जैसे पहले, जीवन के प्रति व्यापक दृष्टि का अभाव। जीवन के प्रति व्यापक दृष्टि का अभाव कैसे है? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं, व्यक्तिगत जीवन को महत्व देते हैं, इसीलिए व्यापकता की बजाय संकीर्ण दृष्टि इन्होंने अपनाई है। दूसरा क्या है? आध्यात्मिक अमूर्तता तथा लौकिक संकीर्णता का ये विरोध करते हैं। यानी जो आध्यात्मिक अमूर्तता है उसका और जो लौकिक इस समाज की जो संकीर्ण विचारधारा है उनका ये विरोध करते हैं। धर्म निरपेक्ष हैं, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते, किसी धर्म के ऊपर अपना इन्होंने काव्य आधारित नहीं किया, ना राम ना कृष्ण, बल्कि न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, सब यहाँ पर आकर एक समान हो जाते हैं, सब मधुशाला में आकर एक जैसे हो जाते हैं। तो ये धर्म निरपेक्ष काव्य है। दूसरा, जीवन का सापेक्ष दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसा जीवन ये जी रहे हैं, जैसा इनके सामने परिस्थितियां हैं, जैसे इनके जीवन में संकट आते हैं या जैसे भी इनके जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उनका स्पष्ट रूप से सापेक्ष चित्रण इन्होंने किया है या जीवन के प्रति सापेक्ष दृष्टिकोण इन्होंने रखा है। यहाँ पर द्विवेदी युगीन नैतिकता और छायावाद की जो रहस्यवादिता है या रहस्यात्मकता है उसको इन्होंने परित्याग कर दिया है, दोनों को ही छोड़ दिया है। नैतिकता को भी त्याग दिया है और छायावाद की जो रहस्य विचारधारा है, रहस्यात्मकता में क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन, प्रकृति के साथ जो प्रेम का भाव है उस सब का इन्होंने त्याग कर दिया है। ये अपने व्यक्तिगत जीवन को विशेष महत्व देते हुए स्वयं में अपने विचारों के साथ या अपने जीवन के साथ, जीवन की वास्तविकता के साथ जीवन बिताने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि एक तो नैतिक विचारधाराओं में बंधकर या आत्मा परमात्मा की बातें करने में इनको कतई विश्वास नहीं है। सहानुभूति और तीव्र भावावेग। देखिए, सहानुभूति स्वयं ने जो अनुभव किया उसकी अभिव्यक्ति और जो तीव्र भाव इनके हृदय में उत्पन्न हुए उनकी अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से की है। उल्लास का काव्य है, उत्साह का काव्य है। ये हमने द्विवेदी जी की जो पंक्तियां करी थी उसमें हमने जाना था कि ये उल्लास और उमंग का काव्य है। ये व्यक्ति को उत्साहित करता है, निराशा को दूर करता है और जीवन को नए ढंग से जीने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए इसे उल्लास और उत्साह का काव्य माना जाता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, सुख दुख भी आएंगे, लेकिन हमें दृष्टिकोण कैसा रखना है? सकारात्मक रखना है। यहाँ पर नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, यानी नकारात्मक विचारधाराओं का ये त्याग करते हैं। और जीवन का लक्ष्य कैसा है? इनके स्पष्ट लक्ष्य है। ये अपने लक्ष्य निर्धारण में कहीं उलझते हुए प्रतीत नहीं होते, संशय में नहीं है, बल्कि इनके जीवन का अपना एक स्पष्ट लक्ष्य है, स्पष्ट उद्देश्य है, जिसको प्राप्त करना वो कैसे? आनंद से अपना जीवन जीना, मस्ती में अपना जीवन जीना और उसे व्यतीत करना ही इनका मुख्य लक्ष्य है। तो ये इस समय काल की प्रमुख विशेषताएं मानी गई है जो कि हालावाद के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।